आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन में कौन कौन से साइन को मेजर करते हैं, वाइटल साइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं और आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बॉडी के वाइटल्स चेक करता है। वाइटल्स में जैसे आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी पल्स रेट क्या है, आपका सैचुरेशन क्या है, इन सारी चीजों को आप वाइटल्स कहते हैं। वाइटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये बात का अंदाजा आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां देखेंगे कि एक मॉनिटर लगा हुआ है पेशेंट पे, और उस मॉनिटर पे इस तरीके की बहुत सारी जो है फाइंडिंग्स चल रही होती है, बहुत सारी रीडिंग चल रही होती हैं, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को मैनेज किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा कि वाइटल कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वाइटल साइन क्या होते हैं। अगर हम वाइटल साइन के बारे में बात करें तो वाइटल्स आर की इंडिकेटर्स ऑफ द बॉडी एसेंशियल फंक्शन, यानी हमारे शरीर के जो एसेंशियल फंक्शन है, जो जरूरत के काम हमारे शरीर में हो रहे हैं लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए, उनको क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। यानी वाइटल्स इंडिकेटर होते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। हम देखेंगे दे हेल्प इन असेस द पर्सन्स जर्नल फिजिकल हेल्थ एंड डिटेक्ट पोटेंशियल मेडिकल प्रॉब्लम। यानी आप ऐसे देख सकते हैं कि जो वाइटल साइन होते हैं ये हमारी बॉडी का जो जर्नल स्टेटस है, जो हमारी हेल्थ की कंडीशन है, उसको बताते हैं, और हमारे शरीर में साथ ही साथ में क्या प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है क्या, क्या हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इन सारी जानकारी को हमें वाइटल साइन प्रोवाइड करते हैं। अब ये वाइटल साइन हमको हेल्दी कंडीशन के बारे में कैसे बताते हैं, हमारे शरीर में कोई मेडिकल कंडीशन है तब हमें कैसे इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप देखेंगे वाइटल साइन जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे आपके बॉडी के टेम्परेचर के बारे में कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, और साथ ही साथ में बॉडी टेम्परेचर क्या बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बाद हम बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में, और नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट और पेन के बारे में। ये वो वाइटल साइन है जो आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो आपकी हेल्थ की कंडीशन है, उसको आपको बताते हैं। तो आइए एक एक करके इन वाइटल साइन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। वाइटल साइन में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो साइन है दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। यानी बॉडी जो टेम्परेचर है ये इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। और ये करता क्या है, तो अगर आप देखेंगे टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेजर, रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अब आपको ये समझना है कि जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी हमारे शरीर में जो एक्टिविटी हो रही है उस दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ में हमारे शरीर से कितनी हीट का लॉस हो रहा है। अब बात आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और शरीर से हीट का जो लॉस होता है ये हमारे स्किन के थ्रू होता है, ये हमारे लंग्स के थ्रू होता है, ये स्वेटिंग के थ्रू होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बॉडी में हीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है और हीट का जो लॉस हो रहा है, इसका एक कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट हमारी बॉडी से लॉस होती रहती है। और ये हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस का जो मैकेनिज्म है, जो इक्विलिब्रियम है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी अभी आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर इज नथिंग, इट इज द जस्ट मैकेनिज्म टू हीट, मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। अगर आप इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर का जो ये मैकेनिज्म है, या टेम्परेचर की जो कंडीशन है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसको अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी हीट के प्रोडक्शन को और हीट के लॉस को, दोनों को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखता है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो रेंज है टेम्परेचर की, यानी एक हेल्दी व्यक्ति में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे
तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसको हमने बेसिकली दो पार्ट में देखते हैं। एक होता है कोर टेम्परेचर और एक होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर का मतलब क्या है, यानी हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर है उसको अपन कोर टेम्परेचर कहते हैं। और आपकी बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसमें कोर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो टेम्परेचर है ये साइट पे डिपेंड करता है। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी वो साइट है जहां से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे दैट इज द ओरल टेम्परेचर। यानी अगर आपने देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर आता है तो डॉक्टर थर्मामीटर को क्लीन करके आपको बोलते हैं कि इसको मुंह में लगाइए। तो ओरली जो टेम्परेचर हम लेते हैं दैट इज द 36.1 से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, ये ओरल टेम्परेचर होता है। और अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में न लेकर के फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो ये 97 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, ये ओरल टेम्परेचर है। अगर आप इसी टेम्परेचर को रेक्टल एरिया से मेजर करेंगे, यानी रेक्टल जो एरिया है वहां से अगर आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये 36.6 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इज द रेक्टल एरिया। रेक्टम से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो सबसे, आप कह सकते हैं, प्रिसाइज टेम्परेचर होता है। जब आप इसे देखेंगे तो 97.9 से लेकर के 100.4 फ़ारेनहाइट के बीच में रेक्टल टेम्परेचर हमको मिलता है। इसी तरीके से अगर आप एक्सिलरी एरिया में टेम्परेचर लेंगे, एक्सिला आप देखते हैं कि थर्मामीटर को बगल में लगाने के लिए बोला जाता है, तो यहां से आप जो टेम्परेचर प्राप्त करेंगे दैट इज द 35.5 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर आपको एक्सिला से मिलेगा। और अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे दैट इज 95.9 से लेकर के 98.6 आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से टिम्पैनिक टेम्परेचर है, टेम्पोरल टेम्परेचर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो आपका एक्सिला का टेम्परेचर हो, चाहे वो आपका जो है एक तरीके से ओरल टेम्परेचर हो, रेक्टल टेम्परेचर हो, ये आपके शरीर का तापमान के बारे में जानकारी देते हैं। जब बहुत प्रिसाइज टेम्परेचर मेजर करना होता है तो जैसा मैंने आपको बताया दैट इज द रेक्टल एरिया या रेक्टल टेम्परेचर। थोड़ा और आगे की बातें चलते हैं और समझते हैं। बॉडी में टेम्परेचर के लिए दो पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया था। एक्सट्रीमिटीज के जो टेम्परेचर्स हैं, ध्यान रखेंगे ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर का जो कोर टेम्परेचर है, ये आप देख रहे हैं, ये जो इंटरनल टेम्परेचर है ये हमेशा क्या रहने वाला है, 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी ये टेम्परेचर आपके शरीर का कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर एक्सट्रीमिटीज में आप देखेंगे तो देखो लोअर लिम्ब में टेम्परेचर कुछ और है, थोड़ा हैंड की एरिया में जाएंगे तो कुछ और है। यानी ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। थोड़ा और आगे की बातें मैं आपको बताता हूं और आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑफ टेम्परेचर को जानना है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर का एबनॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, यानी अगर टेम्परेचर 37 से आगे पीछे वेरी करता है, चेंज होता है, तो उसमें क्या कंडीशन है। आपको सबसे पहली जो कंडीशन याद रखनी दैट इज द फीवर, या इसी के लिए जो मेडिकल टर्म यूज आप करते हैं दैट इज द पायरेक्सिया। अब ये जो पायरेक्सिया टर्म है ये कब यूज करेंगे, जब हमारे शरीर का जो तापमान है वो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, यानी 38 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी पायरेक्सिया, या इसी कंडीशन को आप फीवर कहेंगे। आगे अगर आप इसमें देखेंगे तो एक टर्म यूज किया हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर माने ज्यादा, पायरेक्सिया माने टेम्परेचर। तो अगर हमारे शरीर का तापमान मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, या आप इसको जो है का ये कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा होगा तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी हाइपर पायरेक्सिया की, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये टेम्परेचर मेडिकल इमरजेंसी कैसे हो सकता है, तो आपको ये समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो मैकेनिज्म हो रही है, जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो कैसे हो रही है, एंजाइम मीडिएटेड हो रही है, यानी एंजाइम की प्रेजेंस में सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है। तो अगर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो एंजाइम्स होते हैं, आप जानते हैं एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर,
और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, तो हमारी सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है वो रुक जाएगी, और वो हमारी जिंदगी के लिए या हमारी सेल के लिए क्या होगी, हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और टर्म है, दैट इज द हाइपोथर्मिया। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि टेम्परेचर का ज्यादा होना और टेम्परेचर का कम होना ये दोनों ही आपके लिए सुटेबल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में आपकी जो एक्टिविटी है सेल की वो स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। हाइपोथर्मिया कब है, जब हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपो माने कम और थर्मिया माने टेम्परेचर, या आप इसी को ध्यान रखेंगे हाइपो पायरेक्सिया भी कह सकते हैं। हालांकि पायरेक्सिया हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई किताबों में ये टर्म आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन हाइपोथर्मिया ज्यादा सुटेबल टर्म है। कब कहेंगे, लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अब एक टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, ध्यान देंगे, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है, गर्मियों के दिनों में आप कई बार देखते हैं कि पेशेंट को लोग कहते हैं लू लग गई है ना। ये लू लगना, हीट स्ट्रोक, ये क्या है, ध्यान रखेंगे, कैन एक्सीड द 40.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाएंगे, और इस ऑर्गन डैमेज की कंडीशन को ये अपन क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर का तापमान मोर देन 40.5 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। मैं आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर हमारे शरीर में क्या बताता है, यानी क्या टेम्परेचर को मेजर करके कुछ हमें पता चल सकता है। यस, अगर आप देखेंगे हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड टेम्परेचर है, तो ध्यान रखना ये आपको बता सकता है मे इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में तापमान बढ़ा हुआ है, यानी कोई व्यक्ति आपसे आकर के कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, तो अगर आपने थर्मामीटर से मेजर किया और आपको लगा कि वाकई इसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिनिकल डिसीजन आप ले सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट की बॉडी में इंफेक्शन हो। दूसरी कंडीशन क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ना है वो इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल साइन है, यानी हमारी बॉडी में अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन को सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक रिएक्शन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कहीं भी एंटीजेनिक कोई रिएक्शंस होती है, कहीं पर स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी तापमान शरीर का बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है हीट स्ट्रोक, जो अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में काम कर रहे हैं, गर्म जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज द इम्यून रेस्पॉन्स। यानी इम्यून रेस्पॉन्स क्या है कि अगर हमारे शरीर में कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई किसी भी तरीके से कोई एंटीजेनिक रिएक्शन हो रही है, तो उस दौरान हमारे शरीर का तापमान क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर शरीर का तापमान नॉर्मल से कम है, तो जो लो टेम्परेचर है ये इंडिकेट कर सकता है कि ये सिग्नल हो सकता है शॉक का। अब शॉक में आप देखेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। हालांकि मेनली आपको ये याद रखना है कि हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक होगा उस दौरान शरीर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जब किसी पेशेंट का बीपी लो होता है, आप जानते हैं उस दौरान क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो ये जो कंडीशन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आपको शरीर का तापमान कम मिलेगा। इसी तरीके से कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी व्यक्ति को उसकी थायराइड बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, तो उसके शरीर का तापमान आपको क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है कि पेशेंट आपका हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहा हो। इसी तरीके से नेक्स्ट इज द एक्सपोजर टू कोल्ड। और अगर आप ठंडी जगह में एक्सपोज हो रहे हैं या ठंडी जगह में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस दौरान आपके शरीर का तापमान क्या हो सकता है, लो हो सकता है। यानी शरीर का जो तापमान है वो ज्यादा होना और कम होना, ध्यान रखना दोनों ही क्लिनिकली रिलेवेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको क्लिनिकली कुछ जानकारी देता है अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो। जैसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मैंने आपको ये बात बता दी है कि अगर आपके शरीर में कोई इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस हो रही है, कोई इंफेक्शन हो रहा है, कोई हीट स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, तो उस दौरान ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और लो टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है, या आप किसी कोल्ड एरियाज में रह करके आ रहे हैं या
ठंडे में एक्सपोज होके आ रहे हैं तो उस दौरान ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका वाइटल है दैट इज द पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी व्यक्ति में आप देखते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं, उसको फीवर है, उसको पेन है, वो स्ट्रेस में है, तो आप पल्स मेजर करते हैं। और पल्स इनडायरेक्टली मेजर क्या बताती क्या है, ये आपकी हार्ट की रेट को बताती है। अगर आप पल्स में देखेंगे तो पल्स क्या बताती है, द नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। यानी जो पल्स है ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। तो आप इस बात को जानेंगे, इंडिकेट कार्डियक आउटपुट एंड परफ्यूजन। ध्यान देंगे कि जो आपकी पल्स है ये बताती है कि आपके हार्ट की एक्टिविटीज 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, यानी कार्डियक आउटपुट कितना है, और साथ ही साथ में परफ्यूजन क्या है। अब परफ्यूजन जो शब्द है आपको ऐसे समझना है कि अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को शरीर को पहुंचाएगा तो ब्लड का काम क्या है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देना। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की जो एंट्री है, ध्यान रखेंगे, ये भी किस बात पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति की पल्स कैसी है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पल्स रेट के बारे में बात करेंगे तो ये एज ग्रुप पर डिपेंड करती है, और इस बात को आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मल पल्स अगर आप देखेंगे, जैसे अभी आपने कभी छोटे बच्चे के पास अगर आप सोए हो तो आप देखेंगे कि उस बच्चे की हार्ट बीट बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी आपको उसके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड सुनाई देती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र कम होती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैं एक कॉमन टर्म आपको देने जा रहा हूं कि जिनकी उम्र कम होती है उनमें पल्स रेट ज्यादा होती है ना, उनमें पल्स क्या होती है, ज्यादा होती है, और बीपी क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीपी बढ़ता है और पल्स कम होती है। दोबारा सुनेंगे ध्यान से कि अगर हमारी उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, पल्स कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है न्यूबॉर्न। अगर न्यूबॉर्न अभी जन्मा बच्चा है तो आप उसकी पल्स देखेंगे 100 से लेकर के 160 हो सकती है ना, उसका जो हार्ट है बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से इन्फेंट अगर आप देखेंगे, इन्फेंट का मतलब क्या है, यानी 12 महीने तक का, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्ट बीट उसकी 90 से लेके 150 है, देख रहे हैं आप, कम होती चली जा रही है। ऐसे ही आप चाइल्ड देखेंगे 1 से लेकर 10 साल का, तो यहाँ पे हार्ट बीट उसकी कितनी हो जा रही है, 70 से 130 हो जा रही है। एडल्ट को आप देखेंगे तो इसकी उम्र जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो देखो अब इसकी हार्ट बीट क्या हो गई है, 60 से लेकर के 100 के बीच में हो गई है। और एक टर्म आ रहा है एथलीट। एथलीट का मतलब आप जो रेसिंग वगैरह करते हैं जो लोग, एथलीट की हार्ट बीट क्या है, तो आप देखेंगे 40 से लेकर के 60। और ये जो हम हार्ट बीट की बात कर रहे हैं ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो हार्ट बीट के जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे की बात करते हैं और समझते हैं कि हार्ट रेट आपको या पल्स को चेक कैसे करना है। तो पल्स चेक करने के लिए डायग्राम देखो, बड़े सुंदर ढंग से आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस थंब के, ये जो आपका अंगूठा है इसके यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से ना। लोग कहते हैं ना नब्ज चेक कर रहे हैं, तो ये नब्ज चेक करना क्या है, देखो लिखा है प्लेस इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर कहां पर, रिस्ट पर, राइट बिलो द बेस ऑफ योर थंब, है ना। ये अंगूठा है, अंगूठे के बेस में आप यहाँ पे देखो इसको रख रहे हैं। और व्हेन यू फील योर पल्स, है ना, जब आप पल्स को फील करने लगे उसी दौरान आप क्या करेंगे, टाइमिंग लगाएंगे। और उस टाइमिंग को कितनी देर के लिए लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, लिख रहा है और टाइम एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम वंस 30 सेकंड के लिए। यहां पे मेंशन किया गया है कि 30 सेकंड के लिए आप गिनेंगे। 30 सेकंड में जो पल्स आ रही है उसको डबल करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में हम निकाल रहे हैं। हालांकि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो तो ये कहता है कि आपको पूरा 1 मिनट तक प्रॉपरली इसको चेक करना चाहिए। आइए बात करते हैं, थोड़ा आगे की बातें और समझते हैं, और बात करते हैं कि पल्स आपको क्या बताएगी। पल्स में कौन कौन सी एरियाज हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन सी जगह है जहां से हम पल्स को फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप रेडियल। रेडियल मोस्ट कॉमन है, आप जानते हैं सब लोग यहीं पे नब्ज चेक करते हैं। रेडियल आप पल्स चेक कर सकते हैं, आप कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं, है ना। जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है पेशेंट की, डिटोरिएट होता है, तो आप ये कैरोटिड जो आर्टरीज है ये, है ना, गर्दन के इर्द गिर्द, इसमें आप चेक करते हैं, कैरोटिड चेक कर सकते हैं, आप ब्रेकियल कर सकते हैं, आप फीमोरल चेक कर सकते हैं, पॉप्लिटियल डॉर्सैलिस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी शरीर में कई ऐसी साइट हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं,
पल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेडियल नहीं मिलती है, कैरोटिड चेक करेंगे, कैरोटिड नहीं मिलती है, पॉप्लिटियल चेक करेंगे, पॉप्लिटियल नहीं मिलती है तो डॉर्सलिस चेक करेंगे। यानी कहने का मतलब ये वो साइट है जहां से आप पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और तब भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप स्टेथ लगा करके, ये टिपिकली जो चेस्ट से वहां से सीधा आप सीने पर लगा करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में, यानी पल्स भी क्या एबनॉर्मल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में अगर किसी व्यक्ति की जो पल्स है वो मोर देन 100 होती है, यानी मोर देन 100 बीट पर मिनट अगर हो रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है टैकीकार्डिया। ध्यान रखेंगे, टैकी माने ज्यादा, कार्डिया माने हार्ट। तो अगर ज्यादा बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना? मोर देन 100, तो इस कंडीशन को आप टैकीकार्डिया कहेंगे। और इसी तरीके से एक दूसरा टर्म है ब्रेडीकार्डिया, अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट है, यानी आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो 60 से कम है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? ब्रेडीकार्डिया कहलाएगी। आगे आप देखेंगे इरिथमिया। इरिथमिया क्या है? इर्रेगुलर रिदम्स है। और ये इरिथमिया को डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईसीजी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इरिथमिया हम ईसीजी में कैसे चेक करते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्मल आपकी पल्स है उसकी जो रेंज है दैट इज द 60 टू 100 बीट पर मिनट, यानी ये वो नॉर्मल पैरामीटर है जो आपको याद होना चाहिए। थोड़ा आगे की बातें, पल्स में ही और चीजें देखते हैं कि पल्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी पल्स क्लिनिकली क्या हमको कुछ जानकारी दे सकती है पेशेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे एलिवेटेड हार्ट रेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पल्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप यहां से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन देखेंगे फीवर। जब भी आपको फीवर आता है और डॉक्टर आप चेक करता है, आप खुद चेक करते हैं, तो आपकी पल्स क्या होती है? बढ़ी हुई मिलती है। हालांकि ध्यान रखना, फीवर के कुछ केस में, जैसे टाइफाइड वगैरह के केस में रिलेटिवली ब्रेडीकार्डिया मिलता है, यानी वहां पे पल्स आपकी कम भी हो सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से अगर आपको फीवर हो रहा है, तो जनरली फीवर के केस में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे पेन। अगर हमें कहीं पे दर्द हो रहा होता है तो उस दौरान पेशेंट क्या होता है? एंजाइटी में होता है और पल्स रेट बढ़ी हुई मिलती है। इसी तरीके से एंजाइटी है, तनाव में अगर कोई पेशेंट रह रहा है तो हार्ट बीट उसकी आप अक्सर देखेंगे कि बढ़ी हुई मिलती है। एंजाइटी, स्ट्रेस में बीपी और पल्स, ध्यान रखेंगे ये दोनों ही पैरामीटर्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा किसी चिंता में, स्ट्रेस में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द हाइपोवोलूमिया। अब हाइपोवोलूमिया क्या है कि अगर आप किसी ऐसी रिमोट एरियाज में बैठे हैं जहां पे बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है ना, पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है सपोज दैट, और वहां पर एक पेशेंट आया है और कह रहा है कि उसको 5 से 10 बार सुबह से दस्त हो चुके हैं। अब दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है और डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में जो पानी कम हुआ है, और आपने उसकी पल्स चेक की, तो यहां देखो दो कंडीशन है। अगर बहुत ज्यादा बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाएगा, तो हाइपोवोलूमिया की कंडीशन में आपको पल्स क्या मिलेगी? बढ़ी हुई मिलेगी, है ना। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि पेशेंट में फ्लूइड की कमी है, हाइपोवोलूमिया। नेक्स्ट कंडीशन आप एनीमिया देखेंगे। अगर किसी में खून की कमी है ना, तो ये इंडिकेट करेगा कि क्या है? उसकी जो पल्स है वो बड़ी मिली है, यानी उसमें टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हार्ट रेट किसी की डिक्रीज है, तो या तो वो पेशेंट क्या हो सकता है? वो बंदा क्या हो सकता है? एथलेटिक कंडीशनिंग हो सकती है। एथलेटिक कंडीशनिंग क्या है? यानी उसने अपने आप को तैयार किया, उसके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो, यानी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह से जो एथलीट लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं? उनकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन क्योंकि अपन बात कर रहे हैं मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो यहां पर अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो किसी मेडिकेशन पे है, कुछ दवाइयां ले रहा है, तो उस केस में हार्ट बीट आपको कम मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये हो सकता है पेशेंट में हार्ट का ब्लॉकेज का कोई इशू है, उस केस में ये आपको कम मिल सकती है। और साथ ही साथ में अगर कोई पॉइजनिंग वगैरह की कंडीशन है, किसी भी प्रकार की कोई दवा गोली खा के अगर पेशेंट आया है, तो वहां पर भी आपको ब्रेडीकार्डिया मिलेगा, यानी उसकी जो पल्स है वो कम मिलेगी। थोड़ा आगे की बातें और जानते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाइटल्स की, दैट इज द रेस्पिरेटरी रेट। अब ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ये क्या इंडिकेट करती है? तो देखेंगे आप, रेस्पिरेटरी रेट इंडिकेट क्या करती है? नंबर ऑफ ब्रीथ टेकन पर मिनट, यानी एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ ब्रीथ को रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 रिमूवल,
यानी आप जानते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बताती है कि आपने ऑक्सीजन कितना लिया है और कितना CO2 बाहर निकाला है। साथ ही साथ में बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज की, कि रेस्पिरेटरी रेट का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है, तो ये भी एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी रेट या इसी को ब्रीथ पर मिनट भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूबॉर्न के केस में अगर आप रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, बच्चों के केस में देखेंगे, तो ये आपको 30 से लेकर के 60 मिलेगी। यानी जिस तरीके से पल्स बढ़ी हुई थी वैसे ही बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई मिलेगी। आप 30 से 60 न्यूबॉर्न में देखेंगे। इन्फेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 25 से लेकर के 50 पर मिनट मिलेगी, और इसी तरीके से अगर आप चाइल्ड में देखेंगे तो ये 20 से लेकर के 30 मिलेगी, और एडल्ट में जब आप देखने जाएंगे तो ये 12 से लेकर के 20 के बीच में आपको क्या मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट मिलेगी। आगे चलते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस रेस्पिरेटरी रेट को। रेस्पिरेटरी रेट को मेजर कैसे करना है, तो इसके लिए ध्यान देंगे, टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ ए पर्सन टेक पर मिनट। यानी रेस्पिरेटरी रेट अगर आपको मेजर करनी है तो एक व्यक्ति पर मिनट कितनी सांस ले रहा है। अब ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम है इसमें आपको ये समझना है, ब्रीदिंग की प्रोसेस में दो कंडीशन है, एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपिरेशन। अब ये दोनों क्या है, यानी ए ब्रीथ इज काउंटेड। ब्रीथ कब कहेंगे, जब आप एक बार ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक बार बाहर निकालते हैं। यानी इनहेलेशन व्हेन द चेस्ट इज राइज, जब आप सांस लेंगे इस तरीके से तो सीना आपका ऊपर उठ के आएगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो सीना नीचे जाएगा। एंड वन एक्सहेलेशन व्हेन द चेस्ट फॉल, तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन एक ब्रीथ को कंप्लीट करता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, यू कैन डू दिस बाय ऑब्जर्विंग द चेस्ट और एब्डोमेन मूवमेंट। यानी कहना ये चाहते हैं कि जो ब्रीदिंग है इसमें आपको चेस्ट के मूवमेंट पर और एब्डोमेन के मूवमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ देख सकते हैं एज ग्रुप के आधार पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट का एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या हो सकती है, यानी क्या रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो सकती है, इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एबनॉर्मल फाइंडिंग में दैट इज द टैकिपनिया। अब ये टैकिपनिया क्या है, टैकिपनिया का मतलब मोर देन 20, अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है और 20 बार से ज्यादा बार सांस ले रहा है तो ये कंडीशन आपकी टैकिपनिया कहलाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर टैकिपनिया है किसी व्यक्ति को बार बार जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ड्यू टू फीवर। ध्यान देंगे कि जिस तरीके से आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो प्रभावित हो रही है, अगर किसी को बुखार है तो जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा, एंजाइटी में है या उसे लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है ना, जैसे अगर कोई पेशेंट सीओपीडी का, अस्थमा का है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी, तो उस कंडीशन को आप कहेंगे टैकिपनिया। नेक्स्ट कंडीशन है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब क्या है, यानी पल्स रेट लेस देन 12 है अगर, और ये कब मिलेगी, कैन कॉज बाय ड्रग ओवरडोज। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने ब्रेडिकार्डिया और टैकिकार्डिया बताया था उसी तरीके से आपकी टैकिपनिया और ब्रेडिपनिया है, यानी सांस लेने की गति अगर स्लो हो गई किसी व्यक्ति की तो ये देखो क्या बता रही है, ड्रग ओवरडोज। हो सकता है उसने किसी दवाई की ओवरडोज ले ली हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मानसिक उसको बेकार हो, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, सांस लेने की गति क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। अब ये दोनों बातें जो आपको मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब किसी पेशेंट के आप वाइटल्स ले रहे होते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट कंडीशन है एपनिया। अब एपनिया का मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीथ अगर हो रहा है, नो ब्रीदिंग यानी सांस ले ही नहीं रहा है व्यक्ति। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एपनिया की कंडीशन है दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, यानी अगर सांस नहीं ले रहा है इसका मतलब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत इमरजेंट कंडीशन है। नेक्स्ट है दैट इज द सिनेस्ट्रोक ब्रीदिंग, अगेन ए पीरियोडिक ब्रीदिंग विद एपनिया, यानी पेशेंट आपका एक झटके से सांस लेगा और फिर सांस लेना बंद कर देगा, फिर सांस लेगा, फिर सांस लेना बंद कर देगा, तो पीरियोडिकली सांस लेता है। और ध्यान रखना ये मेनली आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन में या एंड स्टेज ऑफ लाइफ में, जब पेशेंट ये समझ लो कि अपनी अंतिम अवस्था में होता है, उस दौरान इस तरीके का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये बहुत ही इमरजेंट कंडीशन है क्योंकि इसमें पेशेंट अचानक से सांस लेगा फिर छोड़ देगा, फिर सांस लेगा फिर छोड़ देगा, है ना, तो इस तरीके से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इसको मेजर कैसे करना है।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करने के लिए ऑब्जर्व विजुअली क्या करना है, रेज एंड फॉल ऑफ चेस्ट, यानी आपको पेशेंट का जो चेस्ट है उसके फॉल को यानी और रेज को यानी सीना उठना सीने का नीचे जाना, ये आपको मेनली ऑब्जर्व करना है। और या आप क्या कर सकते हैं, ऑस्कल्टेशन से स्टेथोस्कोप के थ्रू भी उसे सुन सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा और आगे की, और नेक्स्ट आपका पैरामीटर है दैट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल। ब्लड प्रेशर में आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर बताता क्या है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर क्या है, द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, यानी हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आर्टरीज की लेटरल वॉल पर जो प्रेशर लगाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर इज नथिंग, इट इज प्रेशर exerted by heart during contraction on the wall of artery। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट अगर देखेंगे तो ब्लड प्रेशर में दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसको क्या कहते हैं, अपर नंबर कहते हैं ना, अपर नंबर, और नीचे इसको डायस्टोलिक को क्या कहते हैं, लोअर नंबर। जैसे अगर आपने बीपी कभी किसी का देखा हो तो जैसे मैं लिखूं 120/70 है ना, तो इसमें जो 120 है ये आपका सिस्टोलिक है और जो नीचे नंबर लिखा है ये डायस्टोलिक है ना, तो ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। आप देखेंगे जो सिस्टोलिक है प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है ये वो प्रेशर है जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक वो प्रेशर है जब हार्ट की मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती हैं। तो ये बात आप यहां से देख सकते हैं। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर में ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और इस तरीके से ये एक कफ बना हुआ है ना, यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में पेशेंट को हमने बिठा दिया है और इस तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं कि ब्लड प्रेशर में नॉर्मल और एबनॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल पैरामीटर्स के, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 होना चाहिए आइडियली। ठीक है, अगर आप बात करें एलिवेटेड की, तो किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 से, यानी आप ऐसे कहेंगे 120 से लेकर के 129 के बीच में सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक मोर देन 80 है, तो ये एलिवेटेड माना जाएगा कि हल्का सा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर बॉडी का वेट क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, बहुत सारे पैरामीटर, हाइट क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे जनरल बातें कर रहे हैं। तो अगर बात करेंगे आप हाइपरटेंशन स्टेज 1 की, तो अगर किसी व्यक्ति का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 130 से लेकर 139 के बीच में है और इसी तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर के 89 के बीच में है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन स्टेज 1। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 2 के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपर ऊपर का जो नंबर है वो मोर देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 है, तो ये आपका हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहलाएगा। इसी तरीके से हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक कंडीशन है जहां पर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मोर देन 180, यानी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 180 या उससे ज्यादा होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उससे ज्यादा होगा। ध्यान रखेंगे ये कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती है, यानी इमीडिएटली हमें इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने नॉर्मल फाइंडिंग बताई है आपको और एबनॉर्मल। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की और समझते हैं हाइपोटेंशन को। हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन वो कंडीशन है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 mm ऑफ Hg, अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर 90/60 या उससे कम होता है तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे हाइपोटेंशन कहलाती है। और अगर किसी व्यक्ति में हाइपोटेंशन हो रही है तो ये क्लिनिकली हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान रखना, कैन कॉज डिजीनेस, यानी उस व्यक्ति में आलस आने लगेगा, वो व्यक्ति लेथार्जी रहने लगेगा और साथ ही साथ में फेंटिंग, उसके बेहोश होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे, अगर आप देखें कि बेहोश होने में कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो जब किसी व्यक्ति में हाइपोटेंशन होता है तो बॉडी में परफ्यूजन नहीं होता है। परफ्यूजन का मतलब शरीर के सभी अंगों को ब्लड उस समय नहीं मिल रहा होता है, तो ब्रेन के लिए स्पेशली ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट को फेंटिंग होने की यानी बेहोश होने की संभावना बढ़ जाती है।
हाइपोटेंशन में आप देखेंगे, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल रिलेवेंस में ही हाई बीपी के बारे में देखेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या इंडिकेट करता है? रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो हार्ट डिजीज से रिलेटेड उसको रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको किडनी का डैमेज हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से लो बीपी में आप देखेंगे शॉक की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ध्यान देंगे अगर बॉडी से किसी भी प्रकार का फ्लूइड का लॉस हो रहा है, अगर उसका इंटेक बहुत अच्छा नहीं है, जैसे उस पेशेंट को दस्त हो रहे हैं, पेशेंट को उल्टी हो रही है, या पेशेंट कुछ पानी की मात्रा पी नहीं रहा है, तो उस दौरान डिहाइड्रेशन वगैरह होने की वजह से भी क्या होगा, बीपी आपका लो मिलेगा। या किसी भी प्रकार के मेडिकेशन पर है, कोई दवाई ले रहा है पेशेंट, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, दैट इज द ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल। आजकल आप देख रहे हैं स्पेशली कोविड के बाद आप देखेंगे घर घर में आपको पल्स ऑक्सीमीटर मिलेगा। पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है कि हमारे ब्लड के द्वारा कितनी ऑक्सीजन कैरी की जा रही है। इसी पैरामीटर्स को आप देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी जो आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, ये क्या बताता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, दैट इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन कितनी बाइंड है ना, क्योंकि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ऑक्सीजन बाइंड होगी। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का सैचुरेशन देख करके क्या हम ऑक्सीजन का स्टेटस पता लगा सकते हैं, क्या उसके हीमोग्लोबिन का पता लगा सकते हैं, क्या उसकी बॉडी में जो परफ्यूजन हो रहा है, जो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रही है, उसका पता लगा सकते हैं। यस, पता लगा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे नॉर्मल जो सैचुरेशन है ये 95 से लेकर के 100% के बीच में होता है, और इसको पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति का सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो सैचुरेशन फॉल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट इसमें जो मुख्य कारण है वो दो कारण आपको क्लिनिकली ध्यान रखने हैं कि एक तो व्यक्ति का रेस्पिरेटरी जो पाथवे है, सांस लेने का जो मार्ग है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, यानी सांस से संबंधित कंडीशनों को रूल आउट करना है। और दूसरी जो कंडीशन है दैट इज द हार्ट रिलेटेड, यानी हृदय से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उस पेशेंट में हार्ट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, सैचुरेशन की वैल्यू लो मिलेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सैचुरेशन लो होने का इंडिकेशन एक ये भी हो सकता है कि उसमें हो सकता है कि हाइपोटेंशन हो, यानी बीपी बहुत अच्छा ना हो। थोड़ा आगे की बातें करते हैं और समझते हैं कि सैचुरेशन चेक कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये डिवाइस है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, और ये आपके उंगली पर लगा करके आप इसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा आगे की बातें और देखें और बात करें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन में एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। एबनॉर्मल वैल्यू में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का सैचुरेशन 91 से लेकर के 94% के बीच में आ रहा है, तो ध्यान रखना ये माइल्ड हाइपोक्सीमिया को इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सीमिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन उतना नहीं है जितना पर्याप्त होना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू 86 से लेकर के 90% के बीच में आती है, तो इंडिकेट करती है मॉडरेट हाइपोक्सीमिया, यानी ऑक्सीजन की कमी थोड़ा सा और कम हो रही है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लेस देन 85% अगर किसी व्यक्ति का सैचुरेशन मिल रहा है, तो ध्यान रखना दिस इज कंडीशन ऑफ सीवियर हाइपोक्सीमिया, यानी इस व्यक्ति को ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है, और ऐसे केस में हमें क्या करना है, मे रिक्वायर द ऑक्सीजन थेरेपी। इस केस में इस पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ सकता है, और इवन देन 85 से भी अगर नीचे ये सैचुरेशन जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिरता चला जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हमें कई बार इंट्यूबेशन करना पड़ता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यानी एक ट्यूब डालनी पड़ती है और उसको अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि SpO2 मेजरमेंट जो कर रहे हैं, सैचुरेशन का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, इट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट टूल टू असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट बात कर देंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, यानी वो कौन से कारण हैं जो आपके सैचुरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, नेल पॉलिश, यानी अगर किसी पेशेंट के हाथ पैर ठंडे हैं। अब हाथ पैर ठंडे कब होंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि लो बीपी है, तो बीपी लो होने की वजह से एक्सट्रीमिटीज जनरली ठंडी हो जाती है, तो उस दौरान आप देखते हैं कई बार पेशेंट के अगर हाथ बहुत ठंडे हैं तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर काम नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, उसके हाथ की मालिश करते हैं, और मालिश करने के बाद क्योंकि ब्लड फ्लो, जैसे ही आप मसाज करेंगे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी इसमें,
और फिर आप ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग मिलने लगती है। तो अगर हाथ पैर बहुत ठंडे या पेशेंट आपका आईसीयू में एडमिट है, बाहर आप देख रहे हैं कि एसी चल रहा है, हाथ बाहर निकले हुए हैं, तो उस दौरान भी सैचुरेशन आपको लो मिल सकता है, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे नेल पॉलिश, यानी अगर उसके हाथों में कोई नेल पॉलिश या कोई पेंट लगा हुआ है या उसका सर्कुलेशन पुअर है, जैसा मैंने बताया पेशेंट आपका हाइपोटेंशन का है, तो उस दौरान भी आपको SpO2 लो मिलेगा। या मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, है ना। इसमें आप ध्यान देंगे कि अगर पेशेंट किसी ऐसी जगह से रस करके लाया गया है, कहीं पे आग वाग लगी हुई है, तो उस जगह से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसने इनहेल कर ली है, तो वहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि उस केस में कई बार सैचुरेशन आपको हाई भी मिल सकता है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और समझते हैं। एडिशनल कुछ ऑब्जर्वेशन है, समटाइम्स कॉल्ड द सिक्स्थ वाइटल साइन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो टूल हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज द ABPU स्केल और दूसरा है GCS स्केल, है ना, जिसको ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं। अब ये दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं या दोनों ही टूल हैं, ध्यान रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI जिसे कहते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक्सीडेंट का केस आया है या कोई फॉल का केस आया, कहीं से गिर गया है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, जैसे पेशेंट को आपने उसके नाम से पुकारा तो वो आंखें खोल रहा है, बात कर पा रहा है, आपको सुन पा रहा है, तो इन चीजों को इंडिकेट करने के लिए मिलियम ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि GCS की काउंटिंग हम कैसे करते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया ABPU स्केल में आप अलर्टनेस पेशेंट की देखते हैं कि कितना अलर्ट है पेशेंट, लेथार्जी तो नहीं है, ये आप उससे वर्बली बात करते हैं, पेन वगैरह के बारे में परसीव करते हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा है इसके बारे में देखते हैं। इसी तरीके से ग्लासगो कोमा स्केल में अगर आप आंखें वो अपने आप से खोल पा रहा है या आपके कहने पे खोल पा रहा है या आप उसमें कोई दर्द दे रहे हैं, चुभो रहे हैं, तब आंखें खोल पा रहा है, तो इसके आधार पर हम बात करेंगे। आई में वर्बली आपसे बात कर पा रहा है, सुन पा रहा है, आपके कमांड को फॉलो कर पा रहा है, आप कह रहे हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठा पा रहा है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और GCS में आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो आपकी 15 आती है, जो एक अलर्ट और हेल्दी जो है ब्रेन की कंडीशन को इंडिकेट करती है, और मिनिमम जो वैल्यू आपको GCS में मिलती है वो क्या मिलती है, वो 3 मिलती है। तो जो GCS की मिनिमम वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर इंजरी या आपकी सबसे वर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। आइए थोड़ा और आगे की बात करते हैं। देखिए पेन के बारे में देखेंगे, ये सब्जेक्टिव है लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे पेन के बारे में, जैसे पेशेंट को दर्द है, अब इसमें दो कंडीशन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको रेटिंग अगर पेन की करनी है तो इसमें क्या कंडीशन देखनी है, इसमें हम 0 से लेकर के 10 के बीच में जाते हैं। 0 का मतलब क्या है, नो पेन, यानी पेशेंट को कोई दर्द नहीं है ना, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, 0। और अगर उसको सबसे ज्यादा पेन है या ये कह सकते हो कि वर्स्ट इमेजिनेशन है उसका, बहुत गंदा पेन जिसे अपन कहते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं, 10 की काउंटिंग देते हैं। इसी तरीके से टाइप ऑफ पेन के बारे में बात करेंगे तो ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक्यूट पेन हो सकता है, जैसे अभी अचानक से पेन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आप क्रोनिक पेन कह सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट में लंबे समय से दर्द से परेशान है पेशेंट। न्यूरोपैथिक पेन हो सकते हैं, कुछ सोमैटिक पेन हो सकते हैं, या आपके विसरल पेन हो सकती है। तो ये पेन के कुछ टाइप्स होते हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये एडिशनल है जो आपके अन्य वाइटल साइन के साथ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से वाइटल्स को लेकर के मैंने सारी जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि वाइटल्स को समझने में, वाइटल्स का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो आप समझ पाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी के वाइटल्स लेंगे तो सोच समझ करके इन क्लिनिकल फाइंडिंग को भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।